कि आप लोग ठीक होंगे। आज बच्चों बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ जो है बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी था, जिसके कारण मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। आज से शुरू हो रहा है, यानी सभ्यता, जो मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात किया था। आज जो है मैं हड़प्पा संस्कृति के आगे बढ़ता हूँ और सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ, ये हम आज टॉपिक सीखेंगे। सभ्यता का नामकरण, यानी क्या हम पढ़ेंगे आज? हम सभ्यता का नामकरण जो है हम जाने, सभ्यता के नामकरण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें जो है, सबसे पहला पॉइंट जो है वो है हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता को, यानी हड़प्पा सभ्यता इस सभ्यता को, यानी इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है। यानी सबसे उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता है, क्योंकि इससे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया था। यानी इससे पहले क्या किया गया था? हड़प्पा स्थल को खोजा गया था। इसका अगला पॉइंट देखेंगे, सिंधु सभ्यता हड़प्पा के प्रारंभिक काल में, हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्थल कौन कौन से थे? सिंधु नदी के आसपास। सिंधु नदी के, यानी सिंधु नदी जो थी, सिंधु नदी के आसपास अधिक केंद्रित थे। यानी सिंधु नदी के आसपास क्या थे? अधिक केंद्रित थे। इसका अगला पॉइंट देखेंगे, सिंधु सभ्यता, यानी इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। पर बाद में इन क्षेत्रों के स्थलों की खोज के, यानी इन क्षेत्रों से स्थलों की खोज की गई। खोज होने से अब इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम यही रह गया, सिंधु। अब हम अगला पॉइंट इसमें देखेंगे, सिंधु। अगला पॉइंट है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता जो है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा का मुख्य क्षेत्र जो था, सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती तथा उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था। यानी सरस्वती नहीं बल्कि सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती की सहायक नदियों का क्षेत्र था। यानी सिंधु सरस्वती सभ्यता क्या थी? यानी हड़प्पा का मुख्य क्षेत्र था सिंधु घाटी नहीं बल्कि सरस्वती की सहायक नदियों का क्षेत्र था। अब इसका हम अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट क्या है? सिंधु व गंगा के बीच स्थित था। यानी सिंधु व जो क्षेत्र था, जो कि किसके बीच स्थित था? इसका अगला पॉइंट है सिंधु व गंगा के बीच में स्थित था। इसलिए, यानी ऐसा हम अगला पॉइंट हम देखेंगे, इसलिए इसके कुछ स्कॉलर्स जो थे, जो इन्होंने इसको क्या कहा है, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसे सिंधु सरस्वती
सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा है। सिंधु सभ्यता भी क्या करते हैं, कहते हैं। उसके बाद इसका हम अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट जो है कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता जो है सिंधु सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। यानी हम क्या कहते हैं इसको, प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। यानी किसको कहा जाता है, कांस्य युग। यानी कांस्य युग में जो है यानी नगरों का विस्तार होना शुरू हो गया था। कांस्य युगीन सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट है भारत में प्रथम बार नगरों का उदय भी इस सभ्यता के समय हुआ था। यानी इस सभ्यता के समय हुआ था। इसका अगला हम पॉइंट देखेंगे। यानी अगला पॉइंट क्या है, काल निर्धारण यानी टाइम पीरियड, यानी काल निर्धारण, जिसको हम कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। कार्बन डेटिंग C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति, यानी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। किसके द्वारा माना गया है, कार्बन डेटिंग के माध्यम से। इसका अगला हम पॉइंट देखेंगे, रेडियो कार्बन C14 तकनीक के अनुसार सभ्यता की तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। अब हम देखेंगे इसका हम आगे का पॉइंट जो है रेडियो कार्बन विधि, जो मैंने आपको बताया है उसको हम थोड़ा सा विस्तार से अच्छे समझ लेंगे, जिसके कारण हमें आसानी से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी रेडियो कार्बन निर्धारण विधि है क्या। यानी रेडियो कार्बन 14 निर्धारण विधि। तो इसका हम पहला पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, सभी सजीव वस्तुओं में इस प्रकार रेडियो कार्बन होता है। इस प्रकार इस रेडियो कार्बन में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है, जिसे
हम कार्बन 14 कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कार्बन 14 कहते हैं। इसका हम अगला पॉइंट देख लेंगे। कार्बन डेटिंग प्रणाली, कार्बन डेटिंग प्रणाली का विकास बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी द्वारा 1940 में किया गया था। यानी किस में किया गया था? 1940 में किया गया था। इसका अगला पॉइंट हम देख लेंगे। इनको 1960 में इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इसका अगला पॉइंट देखेंगे। इसका अगला पॉइंट है जीवित अवस्था में मनुष्य, पशु पक्षी व पौधे वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं। यानी आपको एक बात क्लियर होगी, जीवित अवस्था में जो मनुष्य, पशु पक्षी हैं, पौधे हैं, वो वायुमंडल से कार्बन 14 लेते हैं। और इसका हम अगला पॉइंट देखेंगे, उतनी ही मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उसमें ह्रास होते रहते हैं। ह्रास मतलब वो टूटते भी रहते हैं और ख़त्म भी होते रहते हैं। इसका अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है मृत होने पर ये नया कार्बन नहीं लेते हैं। मृत होने पर ये नया कार्बन नहीं लेते हैं, परंतु उसे एक निश्चित दर से ह्रास होते रहते हैं। इसका अगला पॉइंट देखेंगे, वस्तु में निहित कार्बन 14 या C14 की मात्रा को ज्ञात करने की प्रक्रिया को रेडियो कार्बन 14 निर्धारण विधि डेटिंग कहते हैं। यानी वस्तु में निहित कार्बन 14 की मात्रा को ज्ञात करने, वस्तु में कितनी मात्रा कार्बन 14 की कितनी मात्रा है, इसकी मात्रा को ज्ञात करने की प्रक्रिया को रेडियो कार्बन या निर्धारण विधि कहते हैं। अब इसका हम अगला पॉइंट हम जो देखेंगे, अगला पॉइंट हम देखेंगे और अच्छे से समझते जाएंगे सारी चीज़ों को, पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को समझेंगे। इसका अगला पॉइंट है, जब कोई वस्तु जीवित रहती है, यानी जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन ग्रहण करती है।
यानी जो इसका क्या होता है, जब कोई वस्तु जीवित रहती है तो कार्बन ग्रहण करती है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे, कार्बन के समस्थानिकों में कार्बन 12 रेडियोधर्मी नहीं होता है, रेडियोधर्मी नहीं होता है। इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट है कार्बन 14 रेडियोधर्मी होता है। जीवित पेड़ पौधे व जंतुओं में C12 व C14 दोनों समान अनुपात में पाए जाते हैं। यानी कार्बन 14 रेडियोधर्मी में होता है, जीवित पेड़ पौधे व जंतुओं में C12 C14 दोनों समान अनुपात में पाए जाते हैं, समान अनुपात में पाए जाते हैं। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है जब पेड़ पौधे व जीव जंतु मर जाते हैं तब कार्बन यानी C12 की मात्रा यथावत स्थिर रहती है। C12 की मात्रा यथावत स्थिर रहती है। लेकिन इसमें एक चीज और है, लेकिन C14 यानी कार्बन 14 की मात्रा क्रमशः कम होने लगती है, इसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे। C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। कमी को माप कर उसके समय को निर्धारण किया जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्योंकि यानी C14 का, यानी हम देखेंगे C14 का आधा जीवन 5568 वर्षों का होता है। अब इसी तरह से अगला पॉइंट हम देखेंगे, वस्तु का भार 5568 वर्षों पहले निष्प्राण हो गई तो उसकी C14 धारिता उस समय की तुलना
में आधी रह जाएगी, तुलना में आधी रह जाएगी, और रह जाएगी तब तक जब तक जीवित थी, रह जाएगी जब तक जीवित थी। इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे, वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम पाई जाती है वह उतनी ही प्राचीन होती है, वह उतनी ही प्राचीन होती है। इसका अगला पॉइंट हम देख लेंगे। इसका अगला पॉइंट है कार्बन डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से 50,000 वर्ष तक के जीवाश्म की आयु आसानी से ज्ञात की जाती है। 50,000 वर्ष तक के जीवाश्म की आयु आसानी से ज्ञात की जा सकती है। इसके बाद हम अगला और आगे पॉइंट बढ़ेंगे और पॉइंटों को बारी बारी से हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से और कायदे से समझते जाएंगे, जिससे हमें आसानी हो सारी चीज़ों को समझने में, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपको कंपटीशन में काफ़ी हेल्प करेंगे। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं जिसमें काफ़ी ये आपकी मदद करेंगे। इसके बाद इसे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए इससे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। यानी इससे जो है इससे पुरानी जब वस्तुएं हो जाती हैं, इससे पुरानी वस्तुओं की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। यानी किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। अगर अब इसमें देखिए C14 कम है, अगर C14 कम है तो प्राचीन वस्तु है। अगला पॉइंट C14 अधिक है तो नवीन वस्तु, यानी बहुत ही अभी ज्यादा दिन की नहीं हुई है। ये बात जो है हमें क्लियर होती है। यानी जो है C14 अगर C14 अधिक है तो वो जो है प्राचीन वस्तु है। C14 अगर कम है, ठीक है, C14 अगर कम है तो वो प्राचीन वस्तु है, ठीक है। अगर C14 अधिक है तो वो नवीन वस्तु है। अब इसके हम आगे देखेंगे नगर विन्यास की पद्धति। नगर विन्यास की पद्धति, तो हम पढ़ेंगे नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित शहरी केंद्र, तो इसको हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे और बहुत इजी तरीके से समझ में आएगा। पहला है पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला। उसके बाद दूसरा है पूर्वी टीला। तो यानी पश्चिमी टीला होता था
अधिक ऊंचाई पर, और ये जो है वो है कम ऊंचाई पर। तो ये उसके बाद जो है यानी ये जो बनता था वो होता था दुर्ग, और ये जो होता था निचला शहर होता था, निचला शहर। दुर्ग जो होता था वो दुर्ग टीला होता था, और ये जो होता था वो नगर टीला होता था, नगर टीला। इसके बाद इसका जो है यानी पुरोहित वर्ग होता था, इसमें जितना पुरोहित वर्ग होता था वो रहता था, पुरोहित वर्ग। और इस नीचे वाले जो होता था इसमें व्यापारी, नागरिक, सैनिक, व शिल्पी वर्ग रहता था। लेकिन इन सभी का जो काम होता था यानी धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान। इसके बाद देखेंगे अपवाद, जिसमें एक अपवाद भी जुड़ा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे। अपवाद क्या दिया है? धौलावीरा जहां नगर का 3 भागों में, पहला है दुर्ग नगर, दूसरा है मध्य नगर, तीसरा है निचला नगर। तो विभाग करने का उल्लेख मिलता है। चहु दड़ो मात्र का संघ जो दुर्गीकृत नहीं था, यानी इसका हम अगला यानी इसमें जो है चहु दड़ो एकमात्र ऐसा नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था। इसके अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे, यह जाल पद्धति पर आधारित था। यह जाल पद्धति पर आधारित था। इसका अगला पॉइंट देखेंगे, एक दूसरे को समकोण पर काटती सीधी रेखाओं की पद्धति को जाल पद्धति कहते हैं। इसका अगला पॉइंट हम देखेंगे, यह शतरंज के बिसात की भांति होती थी। यह शतरंज के बिसात की भांति होती है। इसके बाद हम अगला देखेंगे टीला, यानी इसका अगला पॉइंट टीला। जब लोग एक ही स्थल पर नियमित रूप से रहते हैं तो इस भूमिखंड के
इस भूमि खंड के अनावरत उपयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है जिन्हें टीला कहते हैं। तो इसका ये हो गया। अब उसके बाद हम देख लेंगे इसमें से विशाल स्नानागार। इसका पहला पॉइंट देखेंगे, यह मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक था। मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारक था। इसका निर्माण पक्की ईंटों दुर्ग क्षेत्र में किया गया था। दुर्ग क्षेत्र में किया गया था। इसका अगला पॉइंट देखेंगे, इसके मध्य में स्थित स्नान कुंड था। यानी इसके मध्य में स्नान कुंड था। इसका अगला पॉइंट देखेंगे, कुछ के पूर्व दिशा में बड़ा कुआं बनाया गया था। कुछ के पूर्व दिशा में बड़ा कुआं बनाया गया था। इसके बाद इसका अगला पॉइंट देखेंगे, इस विशाल स्नानागार का उपयोग सार्वजनिक रूप से धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए होता था। संबंधी स्नान के लिए होता था। इसका अगला पॉइंट देखेंगे हम, जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया। विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। यह जल पूजा का एकमात्र यानी इसका पॉइंट देखेंगे अगला, यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। इसके बाद हम देखेंगे, अगला पॉइंट हम देखेंगे है विभिन्न विद्वानों द्वारा। अगला पॉइंट जो है विभिन्न विद्वानों द्वारा
सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण। पहले हम देखेंगे काल और यहाँ पे विद्वान, इस माध्यम से देखेंगे और आसानी से हम समझेंगे। तो काल का 2000 से 1500 ईसा पूर्व, ये थे फेयर सर्विस। उसके बाद था 2300 से 1700 ईसा पूर्व, ये थे डीपी अग्रवाल। उसके बाद फिर 2300 1750 है, यहाँ पे है फिर 2300 से 1700 ईसा पूर्व, ये थे सीजे गैड। फिर उसके बाद है 2500 से 1500 ईसा पूर्व, ये थे मार्टिमर व्हीलर। उसके बाद थे 2800 से 2500 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैके थे। कौन थे? अर्नेस्ट मैके। उसके बाद है 2900 से 1900 ईसा पूर्व, ये कौन थे? ये थे डेल्स। इसके बाद हम आगे का पॉइंट और देखेंगे और आसानी से सारी चीजों को क्लियर करते चलेंगे। इसके बाद है ये 3200 से 2750 ईसा पूर्व, ये थे जॉन मार्शल। उसके बाद है 3500 से 2700 ईसा पूर्व, ये माधव स्वरूप वत्स। तो ये हमने देखा। अब इसके आगे हम देखेंगे ईंटों का प्रयोग, फिर वास्तुकला, कृषि, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर ये इस तरह की वीडियो और हमारे चैनल साथ पाने के लिए आप हमारे चैनल साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो ज़्यादा अच्छी लगे तो उसको शेयर करें। और इस तरह की देखिए, हमारे चैनल साथ जुड़ने से फ़ायदा ये होगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में, अभी तो मैं डिस्क्रिप्शन में चला रहा हूँ, जिससे कि आपको बहुत डिटेल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, जिससे कि आप जो कमीशन के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत आसानी हो, आपको आसानी से एग्ज़ाम बीट करने में या क्लियर करने में।